ये कर दी। हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों को वेरी गुड इवनिंग। आपका सभी का स्वागत है बसंत पंचमी की स्पेशल क्लास में। आज हमारी क्लास नंबर 11 है और आप जानते हैं कि इस रविवार को एसबीआई का मेंस एग्जाम हुआ है और आप में से काफी स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन भेजे, जैसे धनंजय सुथार है, अभी क्लास में है। गुड इवनिंग। इन्होंने एसबीआई का सेकंड पारी में इनका एग्जाम था, इन्होंने एक क्वेश्चन मुझे भेजा। आपकी क्लास में मॉर्निंग पारी के भी स्टूडेंट्स थे, तो अभी ना जैसे कि आज थोड़ा सा बिजी था मैं, मैंने इसमें कुछ स्लाइडें बना ली है। कुछ क्वेश्चन अभी 2-3 दिनों में आपको मैं एसबीआई में पूछे के सारे 50 और 50 यानी कि 100 के 100 क्वेश्चन जो है, जो फर्स्ट पारी और सेकंड पारी में दोनों में पूछे गए हैं, वो सारे आपको करवा दिए जाएंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन मिक्स लेके आ रहा हूं और आपको ये भी इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो वर्कशॉप है, हम इसको 4 मार्च तक आपका एग्जाम है, तो 3 तारीख तक देखते हैं, इसको थोड़ा ले जाएंगे। और बीच में एक दिन 29 को मैं क्लास नहीं ले, बीच में मैं बुधवार को क्लास नहीं ले पाऊंगा। एक दिन, आज सोमवार है, परसों बुधवार को मुझे बाहर जाना है, वेडनेसडे को, तो मैं वेडनेसडे क्लास नहीं लूंगा और फिर अगले दिन आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी ले लूंगा क्लास। ठीक है, तो ये सेशन हम 4 मार्च तक रख लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। और जो एग्जाम जो है काफी डीप पूछा गया है, काफी डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वैसे चूंकि अभी हमारी क्लास को चलते हुए 11वां दिन है, आज 10 दिन हुए, 10 दिनों में मैक्सिमम क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन को घुमा फिरा के किस प्रकार से पूछा गया है, आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो एसबीआई की आपके इस एग्जाम में आपसे पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है रजत? होने एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको देखते हैं एक पर एप्लीकेशन को। थोड़ा सा ऐप के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसे थोड़ा स्टार्ट करते हैं एक बार। एक बार इसको ना दोबारा अपलोड करते हैं, शायद कोई फाइल को अपलोड करते समय कोई प्रॉब्लम हुई है। एक मिनट रुकना स्टूडेंट्स, थोड़ा देखते हैं दोबारा। ठीक है, अब ओके है स्टूडेंट्स। अब अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपके एग्जाम में ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये मॉर्निंग पारी का क्वेश्चन था क्या इवनिंग पारी का क्वेश्चन था? ये मॉर्निंग में पूछा गया क्वेश्चन था कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर किस शैली में बनाया गया है। आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अयोध्या मंदिर जो है वो नागर शैली में बन रहा है क्या वेसर शैली में? नागर शैली में बन रहा है। देखो, मैंने हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। हो सकता है आपके आगे आने वाले एग्जाम में कोई डीप क्वेश्चन पूछ ले। देखो, इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी ये जो शैली है नागर शैली, ये उत्तर भारत में नॉर्थ के अंदर इस्तेमाल होती है। और मंदिर निर्माण की 3 प्रकार की शैलियां होती हैं, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, मिश्रित शैली। जो द्रविड़ शैली है ये साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में इस्तेमाल होती है। और इसके अंदर क्या खास बातें इसमें डिटेल में दी गई हैं, आप इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी कंपनी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर है? ये मैंने आपको डीएसआईआई का पोर्शन आपको बताया था, जब मैंने आपको डीएसआईबी बताया था,
तो क्या मैंने आपको DSII के बारे में बताया था? बिल्कुल, मैंने आपको DSII के बारे में बताया था। इसका आंसर होगा, इसका आंसर ना इसमें गलत दे रखा है। इसका आंसर होगा A, B और C। इसका आंसर A और B और C है। क्वेश्चन बनाने वाले ने मिस्टेक कर दी। इसका आंसर होगा LIC, GIC, न्यू इंडिया। मैंने आपको DSII के बारे में बताया था, DSIB के बारे में बताया था। DSIB में 3 बैंक हैं। DSIB में 3 बैंक हैं, एक तो SBI है, ICICI है और HDFC है। और फिर मैंने आपको DSII के बारे में बताया था और मैंने बताया था LIC है, GIC है, न्यू इंडिया है। क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था? ये एग्जाम से एक दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। एग्जाम से एक दिन पहले मैंने आपको बताया था और ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इसका उत्तर ये है। भारत में DSIB में कितनी कंपनियां हैं? 3 है। तो वो 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं? वो 3 कंपनियां हैं LIC, GIC, न्यू इंडिया। ये गलती से इन्होंने 5 लिख दी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन पहले बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया। ICC ODI वर्ल्ड कप जो भारत में खेला गया था, इसमें नीदरलैंड की टीम ने किन 2 टीमों को हराया था? देखो ये क्वेश्चन बड़ा डीप प्रश्न था। पवन कुमार कह रहे हैं कि सर इसमें पूछा था कि कौन सी कंपनी DSII में नहीं है। चलो आपको LIC, GIC और न्यू इंडिया पता है तो उससे आपको ये पता लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था कि नीदरलैंड की टीम ने कौन सी 2 टीमों को हराया था। देखो नीदरलैंड टीम एक बड़ी हल्की टीम है और उसने कौन सी टीम को हराया था? ये क्वेश्चन आया था। उसने बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका को हराया था। साउथ अफ्रीका वो टीम थी, सबसे मजबूत टीम थी वर्ल्ड कप की, और वो छोटी सी टीम से हार गई। तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश। वैसे आपको बता दूं कि नीदरलैंड की टीम ने 10 में से 3 मैच जीते थे। तो आप मुझे बताएंगे बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका को हराने के अलावा नीदरलैंड की टीम ने और किस टीम को हराया था? ये भी इसका जवाब भी आप मुझे दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्जेंटीना। ये मैंने क्वेश्चन ना क्लास में बताया हुआ है, आपको बसंत पंचमी वाले में नहीं बताया हुआ। मैंने आपको ये बताया था भारत की कंपनी है, काबिल नाम है इसका, और एक कंपनी अर्जेंटीना की है जिसका नाम है कैमेन से कंपनी है। इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। ये कौन से खनिज पदार्थ को निकालने के लिए बनाया गया है एग्रीमेंट? ये लिथियम के खनन के लिए बनाया गया है। ये मैंने ना क्वेश्चन वैसे मॉर्निंग क्लासेस में दिव्या आप दिव्या वालिया हो या दिव्या जो जीरकपुर से हो, अभी जो दिव्या क्लास लगा रहे हैं, जो सुबह की क्लास में क्लास लगाई थी किसी ने, तो वो बताइए इसमें ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने ये क्लास में किया हुआ है? तो दिव्या आपने ये क्लास में टॉपिक किया हुआ है क्या? ये वाला टॉपिक लिथियम वाला? जी किया हुआ है आपने, ठीक है। तो ये लिथियम का जो टॉपिक है, आपको मैंने बताया था कि भारत में अभी एक ना बैटरीज होती है, जिस इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, उसमें जो बैटरी रखी जाती है, इलेक्ट्रिक वाहनों में जो बैटरी रखी जाती है वो लिथियम आयन से बनती है। वो किससे बनती है? लिथियम आयन से बनती है। भारत में लिथियम आयन के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। भारत में लिथियम आयन के ना भारत में लिथियम आयन के सबसे बड़े भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं और एक राजस्थान में मिले हैं। राजस्थान में कहां पर मिले हैं लिथियम के भंडार? राजस्थान में डेगाना में मिले हैं, नागौर में। डेगाना जगह है नागौर में, यहां पर जमीन के नीचे विशाल भंडार मिले हैं। यहां पर क्या मिले हैं? विशाल भंडार मिले हैं, राजस्थान में नागौर में मिले हैं। तो ये भारत में ना लिथियम ही लिथियम मिल रहा है। तो अर्जेंटीना की कंपनी है, वो कह रही है कि हमारे देश में भी आके लिथियम के भंडारों को ढूंढो। तो वो कौन सी कंपनी है? काबिल कंपनी है, काबिल। आगे किसी एग्जाम में वो कंपनी का नाम पूछ सकता है। देखो
नीदरलैंड ने 3 मैच जीते थे। एक तो साउथ अफ्रीका को हराया था उसने, एक नीदरलैंड ने बांग्लादेश को हराया था, और तीसरी टीम थी इंग्लैंड, इंग्लैंड को भी हरा दिया था, इंग्लैंड को भी हराया था। तो अगर किसी एग्जाम में ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 3 जीत उसने हासिल की थी 10 में से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं लिथियम आयन जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बैटरी के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, और भारत में इसकी खोज हो रही है। भारत में काफी लिथियम मिल रहा है। आगे क्वेश्चन आता है कि जब कोई सामान हम, ये जीएसटी से रिलेटेड प्रश्न आया था। देखो ये थोड़ा ओल्ड प्रश्न है, ये अब का क्वेश्चन नहीं है। आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ था। आप जानते हैं कि जीएसटी 3 चीजों पर नहीं लगता। कौन कौन सी चीजों पर जीएसटी नहीं लगता? जीएसटी शिक्षा, शराब और पेट्रोल, शिक्षा, शराब और पेट्रोल, इन 3 चीजों पर जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी 3 चीजों पर नहीं लगता। किसके किसके ऊपर नहीं लगता? एजुकेशन पे, वाइन पे, अल्कोहल पे और पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगता। तो अगर हम 50,000 रुपए से ऊपर का कोई सामान, जैसे हमने अभी एसी लिया, हमने जितने भी एसी लिए थे, तो जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं उसके साथ में ई वे बिल लगा के भेजना पड़ता है, नहीं तो ट्रांसपोर्ट वाले के ऊपर लग जाता है जुर्माना। तो ट्रांसपोर्ट वाले बिल के बिना कोई भी सामान रखते नहीं है। तो लेकिन 50,000 से छोटे आइटम के साथ में ई वे बिल होना जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा था कि कितने रुपए के ई वे बिल की आवश्यकता नहीं है जब हम सामान भेजते हैं। तो 50,000 रुपए से नीचे के आइटम्स पर ई वे बिल की आवश्यकता नहीं है। बड़ा डीप क्वेश्चन था, और इसका हाल ही में कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन पर। थोड़ा स्टेटिक से क्वेश्चन आया था इस एग्जाम में ये, ठीक है। तो अगर 50,000 रुपए से ऊपर की वैल्यू का कोई सामान है, फिर तो आपको ट्रांसपोर्ट पे रखोगे तो बिल साथ में ऊपर चिपकाना पड़ेगा। 50,000 रुपए से छोटे आइटम के साथ ई वे बिल की आवश्यकता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बिल की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन आया था कि भारत की पहली वेटलैंड सिटी कौन सी बनी है? आपको पता है भारत की पहली वेटलैंड सिटी बनी है उदयपुर। उदयपुर भारत की वेटलैंड सिटी बनी है। लेकिन जब इसको नॉमिनेट किया गया था तब भारत से 3 शहरों को नॉमिनेट किया गया था वेटलैंड सिटी में। तो आप मुझे बताएंगे उदयपुर के साथ में कौन कौन सी कंपनियों, कौन कौन से शहरों को वेटलैंड सिटीज के लिए रामसर साइट में नॉमिनेट किया गया था? तो भारत से एक तो उदयपुर था, एक भोपाल था और एक इंदौर था। लेकिन ये प्राइज, वेटलैंड सिटी का प्राइज उदयपुर ने जीता। ये प्राइज किसने जीता? उदयपुर ने जीता। ये भारत की पहली वेटलैंड साइट है, ठीक है। इसके साथ में इंदौर और भोपाल भी थे। आगे क्वेश्चन आता है कि ये ना क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, चलो आगे हम देखते हैं। इसके बारे में पूरा बता रखा है। ये रामसर कन्वेंशन के अंदर 2 फरवरी 1971 को रामसर नामक स्थान ईरान के अंदर एक कन्वेंशन हुई थी, जिसमें ऐसी जमीन, जिस जमीन के नीचे पानी है, ऐसी जमीन को वेटलैंड्स को पहचाना जाता है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। आदित्य L1 ऑर्बिट में कितने समय रहा? अर्थ ऑर्बिट में कितने समय रहा? देखो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है आप जानते हैं। एक तो हेलो ऑर्बिट होता है। आज अभी ये हेलो ऑर्बिट में है। हेलो ऑर्बिट से पहले ये अर्थ ऑर्बिट में था। हेलो ऑर्बिट से ये पहले अर्थ ऑर्बिट में था। एग्जाम में पूछा है कि अर्थ ऑर्बिट में कितने समय रहा। ये क्वेश्चन सुबह की पारी का क्वेश्चन है या शाम की पारी का क्वेश्चन है? ये एसबीआई के पेपर में सुबह पूछा गया था या शाम को पूछा गया था? ये इसका आंसर होगा 16 दिन इसका उत्तर है, लेकिन इसमें आंसर नहीं दे रखा। इसका आंसर है 16 डेज है। इसका आंसर 16 डेज है, 16 दिन है। आप देख सकते हैं, देखो उत्तर में तो इन्होंने 16 दिन दिया है। देखो आदित्य L1 जो है ये 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था, जमीन से आसमान में छोड़ा गया, ऐसा ये रॉकेट छोड़ा गया। फिर देखो ये 18 सितंबर को, पहले तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाता रहा थोड़े समय तक, और 18 सितंबर को ये L1 के लिए रवाना हो गया था। तो 2 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के जो बीच का वक्त है, ये कितने दिन है? 16 दिनों का समय है। तो ये कितने दिन तक धरती के चक्कर लगाता रहा?
16 दिन तक हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा। ये सेकंड पारी का क्वेश्चन है। धनंजय सुतार, तुलसाराम, ये सब कह रहे हैं श्री शाम की पारी में क्वेश्चन आया था। तो आपने देखा, और ये आप मुझे बताएंगे कि ये लैंग्वेज 1 पॉइंट पर कौन से वक्त पहुंचा था, सूर्य की L1 पर कौन सी डेट को पहुंचा था। ठीक है, कोई मुझे बताएगा? ये मैं आपको बता रहा हूं 2 सितंबर। और आपने मुझे इसके रॉकेट का नाम भी बताना, आगे किसी एग्जाम में इसके रॉकेट का नाम आ सकता है, इसको कौन से रॉकेट से भेजा गया था, रॉकेट का नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इसके रॉकेट का नाम क्या है और ये L1 पॉइंट पर कौन सी तारीख को पहुंचा था। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है, रॉकेट का नाम भी मुझे बताना। आगे हम देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, दिव्या ने, धनंजय सुतार ने जवाब दे दिया है। ये PSLV C57 पे के रॉकेट के द्वारा भेजा गया और जनवरी 2024 में ये L1 पॉइंट पर पहुंचा था। कौन सी तारीख को पहुंचा था जनवरी की? ये पूर्वी ने सही जवाब दिया है, ये 6 जनवरी को L1 पॉइंट पर, लैंग्रीज पॉइंट पर पहुंच गया था। 6 जनवरी को ये लैंग्रीज पॉइंट पर पहुंच गया था। आगे क्वेश्चन आता है कि अभी एक कंपनी है जिसका नाम है कोका कोला, कंपनी है कोका कोला, इसने, सॉरी, कैंपा कोला, एक कंपनी है कैंपा कोला, इसने बीसीसीआई के साथ में टाई अप किया है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कैंपा का मालिक कौन है। ये क्वेश्चन सुबह की पारी में पूछा था या शाम की पारी में पूछा था। ये रिलायंस कंपनी इसकी मालिक है, लेकिन सारी रिलायंस है, रिलायंस की, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है इसकी वैसे उस ऑप्शन में एक ही रिलायंस था। ये इवनिंग पारी का क्वेश्चन है। तो ये कैंपा कोला किस कंपनी की अंडर में आता है? रिलायंस के अंडर में। रिलायंस ने कैंपा कोला को कौन से वर्ष खरीद लिया था? 2022 में खरीद लिया था। और इसने बीसीसीआई के साथ में 3 साल के लिए टाई अप किया है। और ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। रिलायंस की कौन सी ब्रांच है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एक ब्रांच है। अगला क्वेश्चन आता है, देखो अगला क्वेश्चन आता है कि दावोस के अंदर, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी, इसका नंबर क्या था और इसकी थीम कौन सी है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, इसकी थीम का नाम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ये क्वेश्चन भी आप सब लोगों ने किया हुआ होगा। क्या ये रीबिल्डिंग ट्रस्ट वाला क्वेश्चन आपको पता था? हिंदी में लिखा हुआ, ये मैंने ऑप्शंस इंग्लिश में बता रहा हूं मैं। रीबिल्डिंग ट्रस्ट, रीबिल्डिंग ट्रस्ट है, ये 54वीं है और इसका ऑप्शन है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो इसमें इसके नंबर के बारे में पूछा गया था या क्या पूछा था? जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है जरा मुझे बताएंगे, इस मीटिंग का नंबर पूछा गया था। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड दोबारा बनाया है, मुझे बताएंगे कि इसमें क्या प्रश्न पूछा गया था। ये 54वीं मीटिंग थी, रीबिल्डिंग ट्रस्ट इसकी थीम थी। एक क्वेश्चन आया था कि अनक्लेम डिपॉजिट जो है वो कितने समय बाद हो जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि अनक्लेम डिपॉजिट 5, बस यही पूछा था कि ये मीटिंग, अच्छा, दावोस में जो मीटिंग हुई थी उसका नाम बताइए, नाम पूछा गया था। तो नाम हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अनक्लेम डिपॉजिट 10 साल होता है की बात याद रखना कि अगर ये सेविंग अकाउंट है फिर तो 10 साल बाद ये अनक्लेम्ड हो जाता है, लेकिन करंट अकाउंट है ना, वो 7 साल बाद अनक्लेम्ड हो जाता है। ये भी याद रखना, वो आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा सकते हैं। अंकित अत्री कह रहे हैं कि सर एक पारी में इन ऑपरेटिव अकाउंट के बारे में भी पूछा गया था, अनक्लेम्ड वाला भी पूछा गया था। अनक्लेम्ड वाला आप ये एक पारी में अनक्लेम्ड पूछा है, दूसरी पारी में इन ऑपरेटिव पूछा है। चलो, अंकित अत्री बता रहे हैं कि सर इन ऑपरेटिव वाला भी एग्जाम में आया है। इनऑपरेटिव अकाउंट बताएंगे, इनऑपरेटिव अकाउंट या डोरमेंट अकाउंट कितने साल बाद हो जाते हैं? इनऑपरेटिव या डोरमेंट, इनके एक ही नाम होता है, डोरमेंट भी कह देते हैं। ये 2 साल बाद होता है। एक पारी में तो ये क्वेश्चन आया है, एक पारी में ये क्वेश्चन आया है, दोनों पारियों में अलग अलग क्वेश्चन आए हैं।
आप मुझे हेल्प कीजिए, बताइए आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एमवी लीला नॉर्फोल्क जहाज सोमालिया के उग्रवादियों ने हाईजैक कर लिया था, उसको बचाने के लिए मार्कोस कमांडो ने ऑपरेशन चलाया था, तो कौन सा युद्ध पोत भेजा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा जहाज हमने एमवी लीला नॉर्फोल्क को बचाने के लिए भेजा था, तो हमने आईएनएस चेन्नई भेजा गया था। और आपसे पूछ ले कि विक्रमादित्य किसके लिए भेजा था, एमवी रुवेन, ये किस देश का जहाज था जिसको बचाने के लिए भेजा, एमवी रुवेन किस देश के जहाज को बचाने के लिए भेजा गया था। तो पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया है, आईएनएस चेन्नई का क्वेश्चन आया था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं कि आईएनएस जो है ना चेन्नई जो है, ये 31 दिसंबर को सोमाली उग्रवादियों ने हाईजैक किया था, और हमने आईएनएस चेन्नई जहाज से फिर उसको मुक्त करवा लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो जो एमवी रुवेन था ना, वो किस देश का जहाज था, वो माल्टा का था, बीच रह गया आंसर। एमवी रुवेन माल्टा का था, माल्टा देश का जहाज था। ये जवाब दिया है पूजा कंवर ने, जवाब दिया है, पूजा कंवर के लिए क्लैपिंग। बिल्कुल अब तक सारे जवाब दिए हैं सही। आगे क्वेश्चन आता है डीआरटी। देखो भारत में जब लोन बकाया होता है, तो जब लोन बकाया होता है तो दो ऑप्शन होते हैं, एक डीआरटी होता है, एक एनसीएलटी होता है। एक एनसीएलटी होता है, एक डीआरटी होता है। ये दोनों अदालतें हैं, ये दोनों ट्रिब्यूनल्स हैं, अदालतें हैं। कंपनियों के मुकदमे जो हैं, कंपनियों का मुकदमा एनसीएलटी में चलता है। एनसीएलटी में किसका मुकदमा चलता है, कंपनियों का मुकदमा एनसीएलटी में चलता है। और जो फर्म होती है उनका मुकदमा, यानी उनका जो केस होता है, वो डीआरटी में चलता है। डीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होती है, यानी कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण, ये लिखा हुआ है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, डीआरटी। आपने पूछा कि डीआरटी में मुकदमा डालने के लिए मिनिमम मुकदमे की लोन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए। ऐसे थोड़े कि आटा चक्की वाले से 20,000 रुपए लेना है, हम उसे डीआरटी में ले गए, ऐसे छोटे मोटे केस थोड़ी जाएंगे डीआरटी में। डीआरटी में 10 लाख रुपए का मुकदमा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डीआरटी में कोई मुकदमे को दायर करना है तो उसकी, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। आजकल ना एग्जाम में मैंने देखा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ना अगला मैं थोड़ा देखता हूं कि स्टैटिक जीके भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊं, ताकि आपको बेसिक नॉलेज भी हो। ये आजकल बहुत सारे नए वर्ड्स आ गए हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे क्रिलिक आ गया है नया, और ये नया बना लिया है सरकार ने, एनसीएलटी, डीआरटी, एनएआरसीएल, आईडीआरसीएल। ठीक है, एनसीएलटी में तो कंपनी ही होती है, एनसीएलटी में कोई भी कंपनी जो होती है वो उसमें जाएगी, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। कोई भी कंपनी का केस है वो एनसीएलटी में जाएगा। अब देखो इस बैच में तो इतना स्टैटिक का, देखो इसमें स्टैटिक जीके भी आ रही है एग्जाम में, तो डीआरटी क्या होती है इसके बारे में डिटेल दे दी गई है। ठीक है, भारत में डीआरटी की संख्या कितनी है, 25 है अधिकतम डीआरटी पूरे। ठीक है, तो ये डीआरटी के बारे में देख लेना। अगला क्वेश्चन आता है कि आपको मैंने ये बताया था कि आप देखेंगे, आप मुझे ये बताइए कि इसमें आप मुझे ये बताना कि एक ना, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में स्मॉल बैंक बनने के लिए कितनी पूंजी चाहिए, स्मॉल बैंक के लिए कितनी पूंजी चाहिए, 200 करोड़ चाहिए। और मैंने एक आपको क्वेश्चन करवाया था कि एक भारत में ऐसा पेमेंट बैंक है जिसने स्मॉल बैंक के लिए एप्लीकेशन लगाई है, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। भारत का कौन सा बैंक जो है, पेमेंट बैंक ने
स्मॉल बैंक के लिए जो है एप्लीकेशन लगाई है। पूर्वी ने बिल्कुल सही बताया, पेमेंट, ये फिनो पेमेंट बैंक का क्वेश्चन था, ये मैंने आपको इसी क्लास में एक दिन बताया था। इन्होंने क्वेश्चन का आंसर वही है, फिनो पेमेंट बैंक है, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक की एक और बात पूछ ली। देखो अभी हाल ही में चर्चाओं में फिनो पेमेंट बैंक था। मैं आपको ना एक बात बताता हूं, एग्जाम देने जाओ, कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो 4 ऑप्शनों में ये देख लो कि कौन सी चीज अभी हाल ही में चर्चाओं में रही थी। जैसे बहुत सारे पेमेंट बैंक उसने पूछ लिए, तो वैसे तो अभी चर्चाओं में कौन सा बैंक रहा था, पेटीएम रहा था और साथ में फिनो रहा है। ये 2 पेमेंट बैंक चर्चाओं में रहे हैं। ये तो अच्छी बात है नहीं, क्योंकि ये तो बैंक तो बंद हो गया, आरबीआई ने इसके ऊपर बैन लगाया, तो इसका उत्तर अपने आप ही क्या होना चाहिए था, फिनो पेमेंट बैंक था। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सर मैंने आईडी से आंसर लगा दिया फिनो पेमेंट बैंक, क्योंकि अभी फिनो पेमेंट बैंक जो है काफी चर्चाओं में रहा था। तो ये फिनो पेमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है जो बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टेड है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पेमेंट बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में लिस्टेड है, तो इसका उत्तर है फिनो पेमेंट बैंक है। ये कौन से वर्ष आया था, 2017 में आया था। तो आजकल सीधी बात पूछ के दूसरी बात पूछ लेता है। इसी में मैंने आपको और बातें भी बता दी है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है, दूसरा पेमेंट बैंक पेटीएम है, तीसरा जियो है। ये शुरू के 3 बैंक आपको लिखा दिए। अब क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। आपने मुझे बताना है इनमें से अभी कौन सा व्यक्ति चर्चाओं में रहा था, न्यूज में रहा है, कौन सा व्यक्ति जो भी न्यूज में है, कौन सा व्यक्ति अभी कोई सी और डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बनाया गया, कोई आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, वो है अरविंद पानगड़िया। अरविंद पानगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। लेकिन एग्जाम में देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत के पहले नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन था, तो पहले का नीति आयोग का उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया था। देखो क्वेश्चन आंसर तो आपको पता है। एक स्टूडेंट तो कह रहा था कि मैं तो सिर्फ ऑप्शन देखता रहा, जो मैंने ऑप्शन अभी देखा हुआ है, जो नाम है मैंने अभी सुने, में लगाता चला गया और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो गए। तो आप भी याद रखना, कभी एग्जाम में जाओ, 2 व्यक्ति जो चर्चाओं में व्यक्ति है वो अगर आपको ऑप्शनों में मिल रहा है तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन उससे संबंधित घुमा के पूछा गया है। ये जरूर बात का ध्यान देना आप, ठीक है। आगे से इस बात का ध्यान रखना, ये थोड़ा सा हम आंसर को गेस कर सकते हैं, आंसर थोड़ा सोच के लगा सकते हैं, ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो आपने देखा कि नीति आयोग कौन से वर्ष बना था, 1/1/2015 को बना था। इसके अध्यक्ष मोदी जी होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे, और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया थे। इसके बारे में डिटेल मैंने आपको दे दी है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। ठीक है, आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे जाओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको कोचिंग सेंटर के लिए क्वेश्चन पढ़ाया था कि कोचिंग सेंटर में 16 साल से छोटा बच्चा कोचिंग सेंटर में नहीं बुला सकते, ये नया नियम आया सरकार का। तो आपने मुझे बताना है कि इसमें पूछा गया था कि पहली बार कितने रुपए जुर्माना। ये क्वेश्चन नहीं था एग्जाम में, एग्जाम में पूछा गया था कि पहली बार कितने रुपए जुर्माना होता है। पहली बार, ये पहली बार क्या होता है, पहली बार 25,000 रुपए जुर्माना भी लगता है, 3 महीने के लिए सस्पेंड भी होती है, और शिक्षा विभाग द्वारा क्या की जाती है, कार्रवाई भी की जाती है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, 6 महीने का निलंबन, ये सही नहीं है। सेकेंड टाइम 1 लाख रुपए जुर्माना लगता है और 6 महीने का निलंबन होता है। 6 महीने के लिए कोचिंग, तो ये सेकेंड टाइम में 1 लाख रुपए है। तो इनमें से कोई और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सस्पेंशन पूछ सकता है आगे, कितने महीने का सस्पेंशन होगा। तो ये पूरी डिटेल दे दी गई है इसके अंदर। आगे देखते हैं, एक खिलाड़ी, अभी देखो अर्जुन पुरस्कारों पे मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद शमी का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए बीसीसीआई द्वारा नॉमिनेट किया गया, लेकिन इसमें कोई और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति का नाम पूछ लिया,
नाम है अहिता मुखर्जी। ये किस खेल के खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है? अहिता मुखर्जी टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। देखो ये बड़ा डीप क्वेश्चन है, तो अब आप ऐसे करना, कोई भी और क्वेश्चन भी है ना जो अपने और भी देख लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है ये क्वेश्चन देख लेना, ऐसे क्वेश्चन भी बड़े डीप पूछे गए हैं। क्वेश्चन आया था कि भारत में 2021-22 में कितने यूनिकॉर्न जुड़े हैं। ऐसे नहीं था, क्वेश्चन पूछा था 21 में कितने हैं और 22 में कितने हैं, डिफरेंस पूछा गया था। तो भारत में यूनिकॉर्न वो होते हैं, देखो पहले स्टार्टअप्स होते हैं, पहले स्टार्टअप खुलता है, जिस स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है वो बन जाता है यूनिकॉर्न बन जाता है। जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन हो जाती है वो कंपनी बन जाती है डेकाकॉर्न बन जाती है। डेकाकॉर्न को हेक्टोकॉर्न भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? हेक्टोकॉर्न भी कह देते हैं। और जिसकी वैल्यूएशन $100 बिलियन हो जाती है, क्या हेक्टोकॉर्न उसी को कहते हैं ना, हेक्टोकॉर्न भी कहते हैं डेकाकॉर्न को। $100 बिलियन हो जाती है वो सेंटिकॉर्न कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सेंटिकॉर्न कहलाती है। आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में कोई भी कंपनी सेंटिकॉर्न नहीं है। सेंटिकॉर्न है स्पेस एक्स है, एलन मस्क की स्पेस एक्स है, ये सेंटिकॉर्न है। तो 2021-22 में भारत में 112 यूनिकॉर्न्स हैं, ये जोड़ मिलाए, लेकिन एग्जाम में अलग अलग पूछा गया था। 2021 में कितने थे? 44। 2022 में कितने जुड़े? 68। तो 2022 के मुकाबले में 21 के मुकाबले में 22 में कितने यूनिकॉर्न अधिक जुड़े थे? 24 यूनिकॉर्न ज्यादा जुड़े हैं इस बार। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप, ये यूनिकॉर्न के बारे में है, ठीक है। मैंने आपको एक दिन रिपोर्ट कराई थी कि भारत में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न यूएसए में है, दूसरा देश है चाइना है, और तीसरा देश अब कौन सा बन गया यूनिकॉर्न के मुकाबले में? भारत हो गया है। ये बात मैंने आपको बताई थी। ये ना यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ती घटती रहती है। एक 111, 12 अभी और भी ऐड हो गए होंगे इसमें, ठीक है। तो ये यूनिकॉर्न की एक रिपोर्ट आई है, तो इसमें भी यूनिकॉर्न के बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का एनपीए कितने प्रतिशत था? दिसंबर में एक रिपोर्ट आई है, भारत का एनपीए कितने प्रतिशत था। देखो ये काफी रिपोर्ट में से काफी डीप क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत का भी जो मैंने आपको करवाई थी ना रिपोर्ट्स, डीएसआईआई की रिपोर्ट लिखवाई थी, सॉरी डीएसआईबी की रिपोर्ट लिखाई थी कि एसबी की तरफ कितने रुपए सरचार्ज बकाया है, एचडीएफसी के ऊपर कितने रुपए का सरचार्ज बकाया है, उसी रिपोर्ट में है ये बात लिखी हुई थी। तो क्योंकि अभी समय इतना थोड़ा है, 10 दिनों में जितने क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए उतने मैंने पढ़ाए। ये क्वेश्चन भी कोई भी रिपोर्ट हमने पढ़ी है, क्वेश्चन उसी में से आया, लेकिन थोड़ा सा आगे डिटेल पूछा गया, तो आगे से डिटेल जरूर पढ़ना। 7.5% भारत का एनपीए है। अगर 100 लोग भारत में लोन लेते हैं तो भारत में 7.5% पैसे डूब जाते हैं। ये अभी 30 दिसंबर की रिपोर्ट आई है। 2023 में भारत का एनपीए सितंबर 23 में 5.9 था, अब दिसंबर में बढ़ गया है 7.9 एनपीए हो गया है। तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एनपीए से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने हिंदी में सारी डिटेल में दे दिया इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन कैसे अलग लग गया बीच में, अतिरिक्त प्रश्न है। ये क्वेश्चन आया था कि भारत में यूटीज में कितने ग्रामीण बैंक है? भारत के ऐसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें कोई ग्रामीण बैंक नहीं है? देखो क्वेश्चन इस प्रकार से था, मैंने इसकी डिटेल में इसका आंसर दिया है। भारत में 45 क्या है ग्रामीण बैंक है। भारत में 30 केंद्र शासित प्रदेशों में, 30 तो कहां पर है केंद्र शासित प्रदेशों में, सॉरी उल्टा हो गई संख्या। भारत में पहला ग्रामीण बैंक कौन से वर्ष बना है? 1975 में बना है। ये थोड़ी लाइन थोड़ी रॉन्ग हो गई है,
केंद्र शासित प्रदेशों में 30 ग्रामीण बैंक नहीं है। आगे देखो लिस्ट में आ जाएगी, डिटेल आएगी। भारत में ग्रामीण बैंकों से संबंधित क्या बात है? भारत में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में जो है 2 ग्रामीण बैंक है। भारत में जम्मू कश्मीर में कितने ग्रामीण बैंक हैं? 2 ग्रामीण बैंक है। इसमें रिपोर्ट जो पूछी गई थी, केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट पूछी गई थी। रिपोर्ट किसकी पूछी गई थी? केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट इसमें पूछी गई थी। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं ना जरा देख लूं इसमें क्वेश्चन एक्चुअली में क्या आया था। एक मिनट, अभी आरआरबी की वैकेंसी देखते हैं। शायद ये 43 ग्रामीण बैंक हो गए हैं, कुछ मर्जिंग भी हुई थी बैंकों की। मैं आईबीपीएस की ये मैंने वेबसाइट खोली है और इसमें आरआरबी को खोल लेते हैं और आरआरबी का नोटिफिकेशन देख लेते हैं और आरआरबी के एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। भारत में कितने ग्रामीण बैंक हैं? वैसे इसमें 43 ग्रामीण बैंक थे, तो अब देखते हैं ये लिस्ट देखते हैं। इस लिस्ट में भारत में 43 ग्रामीण बैंक है। भारत में कितने ग्रामीण बैंक? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक करो, थोड़ा सा छपते समय गलत हो गया है। भारत में 43 ग्रामीण बैंक है। भारत में कितने ग्रामीण बैंक है? 43। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि भारत में जो ग्रामीण बैंक हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण बैंक नहीं है। कुछ इस प्रकार का प्रश्न था। आगे आ जाएगा ये क्वेश्चन, मैंने बनाया है इसके अंदर, जैसे आएगा तब हम लिख लेंगे। देखो इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को पहचानो। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, विशाखापट्टनम नहीं है, सॉरी ये क्या लिखा था, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में 2 ग्रामीण बैंक हो गए। उसके बाद में हम केंद्र शासित प्रदेशों का क्वेश्चन आया था, यूटीज का क्वेश्चन था। यूटी में पांडिचेरी आ गया। एक तो पांडिचेरी में एक है, पांडिचेरी में एक हो गया, और इसके अलावा एक कहां पर हो गया? पांडिचेरी में एक हो गया। क्या लक्षद्वीप में है? भारत में पांडिचेरी में एक ग्रामीण बैंक हो गया। लक्षद्वीप का नाम आया था कहीं? लक्षद्वीप, चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से लक्षद्वीप का नाम LM, चलो ऐसा कुछ उसमें क्वेश्चन था। जिन्होंने एग्जाम दिए जरा वो मुझे बताना, ठीक है। तो ये ग्रामीण बैंक है, भारत का पहला ग्रामीण बैंक था। तो 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा ग्रामीण बैंक खोला गया था, सबसे पहला। अगला क्वेश्चन आता है कि ये मैंने एमपी लेड स्कीम्स के बारे में आपको बताया था। एक मैंने ई साक्षी ऐप भी बताई थी। आप लोगों ने सुबह मॉर्निंग वाली क्लास किसी ने लगाई है तो क्या मैंने आपको ई साक्षी ऐप के बारे में बताया था? क्या ई साक्षी ऐप के बारे में बताया था? मैंने बताया था कि आजकल के जो एमपीज होते हैं, हमारे जो एमपी हैं, उनको हर साल 5 करोड़ रुपए मिलता है। 5 सालों में वो कितने रुपए ले लेते हैं सरकार से? 25 करोड़ रुपए ले लेते हैं। उन्होंने किस किस एरिया में पैसे लगाए हैं और कौन सा एरिया अभी अनटचेबल रह गया है? दिव्या कह रही है यस, हमने ये पढ़ा है। तो इसमें ये पूछा था कि एमपी लेड्स योजना में एक सांसद को प्रति साल कितने रुपए मिलते हैं। ये मैंने ई साक्षी ऐप करवा, देखो ये अभी ई साक्षी ऐप जो है अभी चर्चाओं में थी, मैंने सुबह डिस्कस की थी, इस बसंत पंचमी क्लास में नहीं डिस्कस हो पाई। तो ये 5 करोड़ है। एक साल में एक एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कितने रुपए मिलते हैं? 5 करोड़ मिलते हैं। तो 5 सालों में कितने रुपए मिलते हैं? 25 करोड़ रुपया मिलता है। ये योजना कौन से वर्ष शुरू, अगले पेपर में आ सकते हैं, योजना कौन से वर्ष शुरू हुई है? 1993 से ये योजना शुरू की गई है। और जो 5 करोड़ रुपए मिलता है वो एक साथ नहीं मिलता, 2 किस्तों में मिलता है। पहले आता है 2.5 करोड़, फिर आता है 2.5 करोड़, 6 महीने बाद मिलता है। ये सड़क, स्कूल, अस्पताल, पेयजल, स्वच्छता के लिए मिलता है, ठीक है। एमपी लेड्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ। ये आगे लिखते हैं, एमपी लेड्स के लिए ई साक्षी एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया लेकिन मैंने आगे एग्जाम के लिए आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
इसमें क्या है कि उनका फंड के उपयोग पर नजर रखने में मदद करेगा कि उनको जो पैसे मिले हैं उन्होंने उसको कहां कहां पर लगाया है, ठीक है। और इसमें नागरिकों को भी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी कि हमारे एमपी ने इन योजनाओं के पैसे को कहां कहां लगाया है। और ये इसका मतलब उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। तो ये जो ई साक्षी ऐप है ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई है। एमपी लेट्स, अगले किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, एमपी लेट्स के बारे में डिटेल में आ सकता है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन इसका कहां गया। अभी सेबी द्वारा आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर है, वे यूपीआई के द्वारा भी शेयर खरीद सकते हैं लोग। अब लोग जो हैं आईपीओ के द्वारा भी, आईपीओ को यूपीआई के द्वारा भी खरीद सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट बताओ कितनी है, बताइए इसका लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट फॉर आईपीओ वाया यूपीआई। अगर कोई व्यक्ति यूपीआई के द्वारा अगर वो, देखो इसकी, देखो रोज वो 1 लाख रुपए तक एक दिन में लगा सकता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट इसकी कितने रुपए है, वो यानी कि यूपीआई के द्वारा खरीद सकता है। वैसे इसका उत्तर अलग अलग में अलग अलग है। इसका उत्तर वैसे दे रखा है 10 लाख रुपए दे रखा है, 1 जनवरी को इन्होंने अभी किया है। इसका उत्तर करना, चेक करना, क्या यूपीआई के माध्यम से शेयर खरीदने की मैक्सिमम लिमिट जो है 10 लाख रुपए है क्या नहीं है, इसको चेक कीजिए एक बार। मैं भी इसको चेक करता हूं, 1 मिनट। क्या ये लिमिट 5 लाख है या 10 लाख है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसकी लिमिट तो 5 लाख है। चेक कर लेते हैं इसको भी। ये अभी इस लिमिट को ना चेंज किया गया है। यूपीआई लिमिट फॉर पेमेंट्स हॉस्पिटल के लिए तो 5 लाख की गई है, ये तो अलग चीज है। देखो अभी हॉस्पिटल और स्कूलों के लिए, देखो स्कूल और हॉस्पिटल के लिए तो लिमिट 5 लाख हुई है। स्कूल और हॉस्पिटल के अंदर तो लिमिट अभी 5 लाख की गई है, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन ये शेयर बाजार के अंदर रुपए लगाने की लिमिट बता रहा है, शेयर बाजार में। आप इसे चेक करना, ये तो मैंने बताया स्कूल और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी और लेकिन उनका बिल आ गया 4 लाख रुपए का। मेरे पास यूपीआई था, मेरे पास 2 यूपीआई थे, मैंने 2 लाख तो कर दिया, लेकिन अब और हो नहीं रहा था तो मैंने अलग अलग जगह से यूपीआई किया। तो अब लिमिट बढ़ा दी गई है, 5 लाख कर दी गई है, ये मैंने आपको बात बताई हुई है वैसे तो। लेकिन जो ये लिमिट जो है ना, ये यूपीआई की पूछी गई है। अब इसको चेक करना, ये सेबी ने अभी शायद 10 लाख की है, 5 लाख की है, इसको थोड़ा सा चेक करना आप। अगला क्वेश्चन आता है कि एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है। आप मुझे बताओगे इस स्कीम का प्रयोग किस चीज के लिए नहीं किया जा सकता? क्या विदेश में फंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ए चिल्ड्रन, आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, क्या उसको पैसे भेजने में स्कीम का प्रयोग किया जा सकता है? क्या हमने किसी को डोनेशन देना है, दान देना है, क्या इसमें किया जा सकता है? हमने किसी अपने क्लोज रिलेटिव को पैसे भेजने हैं, उसको किया जा सकता है? क्या विदेशों के अंदर कोई शेयर में पैसे लगाने, उसमें किया जा सकता है? हम कोई ट्रेवल और टूरिज्म के लिए विदेश जा रहे हैं, उसमें किया जा सकता है? इनमें से एक चीज में नहीं किया जा सकता, डोनेशन में नहीं कर सकते आप। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था कि कौन सी चीज पर प्रयोग नहीं कर सकते एलआरएस। मैंने आपको यह भी बताया था कि एलआरएस जो योजना है,
ये कौन से एक्ट में आती है? फेमा एक्ट में आती है। तो मैंने सिर्फ आपको इसके बारे में बताया था कि फेमा 1999 के तहत है ये योजना। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो बी वाला था वो सही है, बी नंबर वाला एलआरएस स्कीम में नहीं आता। आगे आता है कि कोलेट्रल फ्री, ई नंबर पे क्या है? एक अंकित अत्री कह रहे हैं सर ई भी टूरिज्म में किया जा सकता है, घूमने के लिए आप जा सकते हो। एक हम देखेंगे कोलेट्रल फ्री लोन मिलते हैं, पर्सनल लोन मिलते हैं जिसमें आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। इसके लिए एक व्यक्ति, देखो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये थोड़ा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि उस आदमी की एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए। कोलेट्रल फ्री लोन प्राप्त करने की एक आदमी की लिमिट 5 लाख रुपए की उसकी इनकम से नीचे इनकम होगी तो उसको कोलेट्रल फ्री यानी कि बिना कुछ गिरवी रखे लोन मिल जाएगा। 5 लाख से थोड़ी लिमिट वाले व्यक्ति को ये मिलेगा। आगे देखते हैं एनपीसीआई इंटरनेशनल और गूगल पे के बीच 2024 में एक एमओयू हुआ है, इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है। भारतीय यात्री और प्रवासी गूगल पे का उपयोग करके विदेशों में भुगतान कर सकेंगे, बिल्कुल हो सकेगा। अब गूगल पे के साथ एनपीसीआई इंटरनेशनल ने गूगल पे के साथ में टाई अप किया है। भारतीय व्यापारी गूगल पे के माध्यम से विदेशी ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर सकेंगे, यूपीआई के क्यूआर कोड का इस्तेमाल भी कर पाएंगे, यूपीआई लाइट का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और ये बात गलत है कि कोई लेन देन शुल्क नहीं लगेगा। यूपीआई गूगल पे वाले पैसे लेंगे, पांच लाख की लिमिट किसकी है? 5 लाख की लिमिट, वो 5 लाख की लिमिट है क्या उसकी? जो पीछे वाले क्वेश्चन की लिमिट महेश या पूर्वी कुछ बता रहे हैं, क्या लिमिट उसकी 5 लाख है क्या? देख लिया आपने? अच्छा, इसकी 5 लाख बता रहे हो क्या आप? इसकी 5 लाख बता रहे हो, ठीक है। और ये हो गया क्वेश्चन। अच्छा, मैंने सोचा उस क्वेश्चन की 5 लाख लिमिट बता रहे हो, वो वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था अभी, पिछला क्वेश्चन 5 लाख रुपए वाला था ना, कि आप अगर शेयर खरीदना चाहते हो आईपीओ के द्वारा तो उसकी लिमिट क्या? इसका आंसर भी 5 लाख ही आ रहा है। एक बार से दोबारा चेक, 5 लाख है। देखो इसकी एनपीओ वाली पूर्वी और सब बच्चे कह रहे हैं सर इसकी लिमिट 5 लाख ही दिखा रहे, तो इसको 5 लाख कर लेना। चलो ठीक है, 5 लाख रुपए इसकी लिमिट कर लेना। चलो ठीक है। अब हम देख रहे थे कि अब इंटरनेशनल लेवल पे आप जानते हैं कि ना आजकल विदेशों में भी यूपीआई इस्तेमाल होने लग गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएई देश के अंदर भी यूपीआई का इस्तेमाल होने लग गया, फ्रांस में भी एफिल टावर के अंदर यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अब आगे आने वाले समय में किसके साथ में टाई अप कर लिया है? गूगल पे के साथ टाई अप कर लिया है। तो ये एनपीसीआई के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख दी गई है। अभी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डीप फेक वीडियो के लिए क्या गाइडलाइंस में शामिल नहीं है? डीप फेक वीडियो के ऊपर एक हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया है। इस एक्ट में क्या है? डीप फेक वीडियो बनाने वाले की पहचान सत्यापित करनी होगी। जो डीप फेक वीडियो बना रहा है क्या वो अपनी बात बताए, उस आदमी का नाम सामने आएगा कि इस आदमी ने बनाई है? डीप फेक वीडियो स्पष्ट रूप से लेबल करना होगा, लिखना पड़ेगा कि ये डीप फेक वीडियो है, ओरिजिनल नहीं है, ये बनाया गया है। क्या डीप फेक वीडियो को सोशल मीडिया से हटाना होगा? डीप फेक वीडियो बनाने वाले को उपयोगकर्ता की सहमति लेनी होगी। ये जरूरी नहीं है। अब कोई मोदी जी का डीप फेक वीडियो बना रहा है तो क्या मोदी से पूछना पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो ये वाला होना चाहिए, और वीडियो बनाने वाले सरकार को रिपोर्ट करना होगा। इसमें डी है ना, उपयोगकर्ता सहमति। मोदी किस किस को देंगे सहमति? देंगे
तो डीप फेक वीडियो के ऊपर अभी एक्ट आया है। तो अभी हाल ही में एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में किस प्रकार के वीडियोस पर एक एक्ट लाया गया, तो उसका उत्तर डीप फेक था। मैंने थोड़ा सा डिटेल में दे दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ी सी क्वेश्चनों की दी गई है। अभी आप जानते हैं कि ईपीएफओ के अंदर सेंट्रल बोर्ड के सदस्य अपॉइंट किए गए हैं। ईपीएफओ भारत का पेंशन फंड एक डिपार्टमेंट है। आप जानते हैं कि अभी ईएसआईसी की 1 नवंबर को स्थापना दिवस था। 1 नवंबर को ईएसआईसी का स्थापना दिवस था। भारत में 1 जनवरी को अभी हाल ही में डीआरडीओ का स्थापना दिवस था। तो जब जब किसी डिपार्टमेंट का स्थापना दिवस है तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। कुछ लोग कह रहे थे कि सर ये आरबीआई का पूछा है, आरबीआई वाला भी पूछा था, ईपीएफओ वाला भी पूछा है। इसका उत्तर 3 इयर्स है क्या 5 इयर्स है। ईपीएफओ की जो सीबीटीज हैं उनका कार्यकाल देखो, आरबीआई के अंदर तो होता है 4 इयर्स का होता है, ईपीएफओ में 5 साल है। ईपीएफओ सीबीटी टेन्योर, ईपीएफओ के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका टेन्योर कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। ईपीएफओ एम्प्लॉइज क्या है, प्रोविडेंट डिपार्टमेंट, इसका 5 साल के। देखो काफी डीप क्वेश्चन पूछे इन्होंने, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं, अभी एक स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है स्वयं योजना है। स्वयं स्वयं जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पर एक, यानी कि मूक पर एक एक अभी हाल में योजना शुरू की गई। मूक का मतलब क्या है, भारत में ऑनलाइन पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना, कि बच्चे घर पे बैठ के पढ़ाई कर लें, अपने आप पढ़ाई कर लें। मतलब एक बारी में 2 डिग्रियां भी कर लें, एक बारी में 2 डिग्री भी हो सकती है। अभी तो यही नियम है कि एक बारी में 1 ही डिग्री हो सकती है, लेकिन एक रेगुलर हो सकती है, एक डिस्टेंस मोड पे भी हो सकती है। ये नया नियम आ रहा है, नई एजुकेशन पॉलिसी में आ रहा है। तो एक बारी में 2 डिग्री भी की जा सकती है। आपकी हिम्मत होनी चाहिए, एक ऑनलाइन कर लो, एक ऑफलाइन कर लो आप। तो ये एक नियम आ रहा है। तो यह, इसमें कौन सा कथन गलत है? शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने का प्रयास करती है। यह योजना विभिन्न विषयों पर मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करती है। यह केवल भारत के छात्रों के लिए है। ये छात्रों को प्रमाण पत्र भी देगी और ये योजना विश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा की जा रही है। यह केवल भारत के बच्चों के लिए, ये गलत है। विदेशी बच्चे भी आ सकते हैं, फॉरेन के बच्चे भी आ सकते हैं स्वयं योजना में, जरूरी नहीं है कि भारत के ही आएंगे। तो ये स्वयं योजना के बारे में दे रखा है, ये हर प्रकार की फील्ड, ये स्वयं पोर्टल के ऊपर आया था। अभी ना बोस, अब देखते हैं कि 6 फीचर्स अफोर्डेबल, ये पेमेंट विजन 2025 की थीम है। ठीक है, तो ये पेमेंट विजन 2025 क्या है? इसका मतलब कि भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शनों को बढ़ावा देना है। पहले तो लेन देन शुल्क घटाना, यानी कि ट्रांजैक्शन का जो चार्ज है वो घटाएं। डिजिटल भुगतान के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करें। डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहन देना, डिजिटल भुगतान के लिए वित्तीय शिक्षा। ये गलत लगता है, ये काम नहीं करेंगे, वित्तीय शिक्षा नहीं होगा, बाकी सारा काम होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ई सही है, बाकी सारी इस थीम में है। आप जानते हैं कि भारत में अभी एक हेलो यूपीआई शुरू हुआ है, बोलने से ही पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। भारत में यूपीआई एटीएम भी शुरू हो गया। आप अब भारत में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बिना भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। ये सारा जो है ये पेमेंट जो विजन 2025 के तहत ये चीजें लॉन्च हो रही हैं। एक पारी में ये भी क्वेश्चन आया था, सुबह की पारी और शाम की पारी में एक जैसे क्वेश्चन है। सुबह की पारी में तो ये वाला आया, शाम की पारी में ये क्वेश्चन आया है, एक चीज से रिलेटेड है। एक ना पृथ्वी स्कीम्स है, ये कौन से वर्ष के लिए, कौन से वर्ष तक है? ये वैसे 2020 से 2025 है, लेकिन आपके अधिकतर में ये आंसर लिखा आ रहा है। मैंने इस पृथ्वी योजना को पढ़ा तो इसका आंसर 20 से 25 है। ये पृथ्वी जो स्कीम्स है, ये भारत को हरा भरा और एक
टिकाऊ देश यानी कि ग्रीनरी की तरफ बढ़ाने के लिए है, जिसमें जल जीवन मिशन है, यानी कि जल, थल, ऊर्जा, वायु, जैव, ये सारी चीजों को बढ़ावा, अच्छी सफाई करनी, इसके लिए पृथ्वी योजना है। ठीक है, पृथ्वी योजना की डिटेल दे रखी है इसमें। और अब थैंक यू, बस आज के लिए इतने पढ़ेंगे, टाइम बहुत हो गया। मैं 2 पारियों में लेके आऊंगा, मैं कल शाम को कल आपको सारे क्वेश्चन पढ़ा देंगे बाकी बचे हुए। आगे आने वाला देखिए एग्जाम आजकल डीप आने लग गया। क्या चीज सीखी आपने? कोई भी क्वेश्चन हम जो पढ़ रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चन सिंपल नहीं पूछेगा जो जो सबको पता है, वो उससे कोई नई बात पूछेगा, उससे जुड़ी कोई और बात पूछेगा। जैसे कि अरविंद पानगढ़िया थे, अरविंद पानगढ़िया के बारे में पुराना क्वेश्चन पूछा कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, ये हेलो यूपीआई और ये यूपीआई एटीएम शुरू हुए हैं, इनसे संबंधित पुरानी बात पूछी कि ये विजन की थीम क्या है, जो पेमेंट विजन की थीम क्या है। फिर आप देखेंगे कि अभी डीप फेक वीडियोस पर एक एक्ट आया है, चलो ये क्वेश्चन तो सिंपल ही था। और जैसे लिथियम आयन पर क्वेश्चन पूछ लिया, लिथियम के लिए भंडार अर्जेंटीना के साथ में टाई अप किया है। और डीएसआईबी का क्वेश्चन था, उसने डीएसआईबी नहीं पूछी, डीएसआईआई पूछ ली। तो आजकल के क्वेश्चनों में आप रोज पढ़िए, जीके को डिटेल में पढ़िए, रोज पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम बना लेते हैं क्यूआर कोड आज के लिए। और आप ना जिन्होंने मंथली मैगजीन रीड की थी ना, उन बच्चों के लिए काफी अच्छा रहा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ना मंथली मैगजीन को रोज पढ़िए, मंथली मैगजीन को आप पढ़िए, जिससे आपको कि डीप क्वेश्चन भी देखने को मिले। ठीक है, मंथली मैगजीन मत छोड़ना। आप इसका बना लीजिए, इसका क्यूआर कोड बना लीजिए। आप सब लोगों ने पीडीएफ बना ली स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, बाय, टाटा। आना है आपने? चलो बच्चों को देख लो, बच्चे मिलना चाहते हैं इन बच्चों से। ओके स्टूडेंट्स, बाय। बच्चे मिलने आए हैं आपसे, सब बच्चों को हेलो बोल दो। हेलो। चलिए बाय स्टूडेंट, टाटा, बाय। चलिए, सब बच्चे हेलो कह रहे हैं आपको। शायद अभी थोड़ा सा लेट चल रहा है। मीनाक्षी ने हाई कहा है आपको, अभी अभी हाई कर दो। हेलो कह रही हैं। हेलो। पलक आपको हेलो कह रही हैं, कोई बच्चे गुड नाइट कह रहे हैं। हेलो, गुड नाइट। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।